दोस्तों, मैं एडवोकेट करीम लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अगर कहीं पर कोई क्रिमिनल इंसिडेंट किसी के द्वारा कमिट किया जाता है तो उसकी कंप्लेन दो तरीके से की जाती है। क्रिमिनल ऑफेंसेस जो होते हैं, जो क्राइम होता है, वो दो तरीके के होते हैं। सीआरपीसी के अनुसार अपराधों को दो कैटेगरी में रखा जा सकता है। पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। सबसे पहला तरीका होता है क्रिमिनल केसेस को दर्ज कराने का, वो होती है एफआईआर। सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत अगर कहीं पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है किसी के द्वारा, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। यहां पर इस बात को ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के खिलाफ ही दर्ज होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के खिलाफ एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए एनसीआर दर्ज होती है। सीआरपीसी के सेक्शन 155 के तहत एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की रिपोर्ट हम कह सकते हैं, जिसको कि एनसीआर बोलते हैं। तो जो पहला तरीका हुआ अपराधों के खिलाफ कहीं पर कंप्लेन करने का, वो तो हुआ एफआईआर या एनसीआर। दूसरा तरीका होता है सीधे मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कंप्लेन केस दर्ज करना, यानी परवाद दाखिल करना। तो आज के वीडियो में साथियों, मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूं कि परवाद क्या होता है और परवाद को दाखिल कैसे करते हैं और परवाद मामलों की प्रक्रिया कैसे चलती है। इन सारे एस्पेक्ट्स को आज के वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी अभी विधि व्यवसाय यानी लीगल क्षेत्र में प्रैक्टिस शुरू की है, वकालत शुरू की है, तो भी आपको ये जानकारी बहुत काम आएगी। और अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो भी एज ए लॉ स्टूडेंट आपको ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में क्या लीगल जानकारी है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर मेरे द्वारा वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि कंप्लेन क्या होती है, यानी परवाद क्या होता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D में परवाद को परिभाषित किया गया है। हाँ दोस्तों, कंप्लेन की डेफिनेशन 2D में दी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2D में कंप्लेन की डेफिनेशन क्या दी हुई है। कंप्लेन मीन्स एनी एलिगेशन मेड बाय ओरली और इन राइटिंग to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report. हाँ दोस्तों, मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक रूप से या लिखित रूप से अगर हम किसी मामले की किसी ज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ या किसी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करते हैं तो उसको परवाद बोलते हैं, बशर्ते कि वह पुलिस रिपोर्ट ना हो। अब पुलिस रिपोर्ट क्या होती है इसके बारे में मैं डिटेल में किसी अन्य वीडियो में बात करूंगा। मैं यहां पर ब्रीफ में आप लोगों को बता दूं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद पुलिस जो न्यायालय में चार्जशीट सबमिट करती है उसको हम पुलिस रिपोर्ट इस सेंस में मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई कंप्लेंट। अब कंप्लेंट जब मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सबमिट कर दी जाती है तो सीआरपीसी का जो सेक्शन है 190 के सब क्लास 1 के तहत मजिस्ट्रेट को उस कंप्लेंट में कॉग्निजेंस लेने का पावर है। तो यहां पर देखते हैं कि 190 जो सीआरपीसी का सेक्शन है वो क्या कहता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ under subsection 2 may take a cognizance of any offense a upon receiving a complaint of facts which constitute such offense, b
upon a police report of such facts, C. Upon information received from any person other than a police officer or upon his own knowledge that such offence has been committed. सेक्शन 190 की सब क्लास 1 में ABC में 3 कैटेगरी दी हुई है, जिसमें से ए में यह कहा गया है कि अगर कोई फैक्ट से रिलेटेड कंप्लेंट जिससे कि कोई ऑफेंस, ऐसा अपराध कॉन्स्टिट्यूट हो रहा हो, अगर ऐसी कंप्लेंट, ऐसा अपराध मजिस्ट्रेट के समक्ष आता है तो मजिस्ट्रेट उस अपराध पर संज्ञान लेने के लिए एम्पावर्ड है। हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ बी और सी में दिया गया है कि पुलिस रिपोर्ट में जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है वो भी सेक्शन 190 के तहत ही लेता है, और पुलिस रिपोर्ट के अलावा, पुलिस ऑफिसर के अलावा अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात कही जाती है, मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुंच जाती है, या मजिस्ट्रेट को सुमोटो कहीं से पता चलता है कि अपराध हुआ है, तो भी 191C के तहत मजिस्ट्रेट उस मामले में कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन आज हम 191A तक ही सीमित रहेंगे, कंप्लेन तक। कंप्लेन दाखिल होती है तो मजिस्ट्रेट 191A के तहत कॉग्निजेंस ले लेता है। अब कॉग्निजेंस लेने पे मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के बयान दर्ज करता है जिस व्यक्ति ने कंप्लेन दाखिल की है। हाँ दोस्तों, उसको कंप्लेनेंट बोलते हैं। सेक्शन 200 CRPC के तहत उस व्यक्ति का बयान दर्ज किया जाता है जो व्यक्ति कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल करता है। इसके बाद सेक्शन 202 के तहत विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। उस पर्टिकुलर घटना से संबंधित अगर कोई विटनेसेस है तो उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है रिगार्डिंग द ऑफेंस तो उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को भी सेक्शन 202 के तहत मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दिया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद साथियों सेक्शन 200 के बयान आ गए, 202 के तहत विटनेसेस के बयान आ गए और भी एविडेंसेस आ गई। फिर आर्गुमेंट होता है कि क्या कोई प्राइमा फेसाई ऑफेंस कमिट हो रहा है या नहीं बन रहा है। इस बात के लिए बहस होती है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो कंप्लेंट में फैक्ट मेंशन है और जो बयान विटनेसेस के और कंप्लेनेंट के दर्ज किए गए हैं सेक्शन 200 और 202 CRPC के तहत, उनके बेसिस पे अगर अभियुक्तों के खिलाफ, जिनको अभियुक्त बनाया गया है, प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, प्राइमा फेसी ऑफेंस मेड आउट होता है, तो मजिस्ट्रेट सम्मन जारी करने का ऑर्डर कर देता है। हाँ दोस्तों, मजिस्ट्रेट सम्मन जारी करने का ऑर्डर कर देता है सेक्शन 204 CRPC के तहत। अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि कोई भी ऑफेंस प्राइमा फेसाई मेड आउट नहीं होता तो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकता है दोस्तों। अब आगे का प्रोसेस, मजिस्ट्रेट ने सम्मन जारी कर दिया। सम्मन जारी करने के बाद सम्मन जारी होगा अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ। अभियुक्त व्यक्ति हाजिर होंगे न्यायालय में। अगर सम्मन में नहीं हाजिर होते तो उनके खिलाफ फिर आगे चल के बेलेबल वारंट जारी होगा। बेलेबल वारंट के बाद नॉन बेलेबल वारंट जारी होगा। इसके बाद जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कुर्की की नोटिस, फिर कुर्की करने के लिए वारंट जारी होगा। ये प्रोसेस कोर्ट का चलता रहेगा। इसके बाद मुलजिम कोर्ट में हाजिर हो गया, जो अभियुक्त व्यक्ति जिसको नामित किया गया है, जिसपे आरोप लगाया गया है, वो न्यायालय में हाजिर होगा और न्यायालय में अपनी बेल कराएगा। बेल कराने के बाद जो आगे का प्रोसेस होगा वो सेक्शन 244 के तहत उस व्यक्ति के फिर से बयान होंगे जिस व्यक्ति ने न्यायालय के समक्ष कंप्लेंट दाखिल किया था। 244 का बयान। 244 के बयान मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ चार्ज फ्रेम होने के लिए सफिशिएंट मटेरियल है या नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट मटेरियल है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर देगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट मटेरियल नहीं है तो सेक्शन 245 के तहत उस व्यक्ति को डिस्चार्ज भी कर सकता है दोस्तों। अब अगर व्यक्ति डिस्चार्ज हो गया तो कोई बात नहीं, छूट जाएगा। अगर व्यक्ति डिस्चार्ज नहीं होता तो उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर 246 CRPC सेक्शन के तहत फिर से उस व्यक्ति के द्वारा एविडेंस फाइल की जाएगी जिस व्यक्ति ने कंप्लेन को फाइल किया था, यानी कंप्लेनेंट के द्वारा। इसके बाद डिफेंस की एविडेंस का नंबर आएगा, डिफेंस की क्रॉस का नंबर आएगा, फिर डिफेंस की एविडेंस आएगी। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट होगा और इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट के बाद केस फिक्स हो जाएगा जजमेंट के लिए। और फिर जो मजिस्ट्रेट की न्यायालय होगी या जिस न्यायालय में ट्रायल हो रहा होगा वो फाइनली उस पर अपना जजमेंट देगा। या तो अभियुक्त व्यक्तियों को, आरोपी व्यक्तियों को एक्विटल किया जाएगा या उनको उनका कन्विक्शन किया जाएगा।
तो दोस्तों, इस तरीके से कंप्लेंट केसेस की, परवाद मामलों की प्रक्रिया न्यायालय में आगे बढ़ती है। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।